एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास में, LFT रिपोर्ट्स जो होती है उसको और KFT रिपोर्ट उसको जानेंगे। थोड़ा लंबा हो सकता है सेशन, मैं कोशिश तो करूँगी कि उसको शॉर्ट करके ही बात करेंगे, लेकिन हम जहाँ पर लगेगा कि और बात करनी है तो हो सकता है वो लंबा हो जाए। एक बार हम सब अजय मैम का स्वागत करेंगे चैट बॉक्स में जाके। और वेलकम है मैम आपका। ओवर टू यू। थैंक यू सर। अभी दिख रहा होगा ना आपको स्क्रीन पर? यस, यस मैम। अगर आपको ये छोटा दिख रहा है तो जूम करके आप देखते रहिए अपने फ़ोन में। हाँ, तो जब भी हम हमारे पास ब्लड रिपोर्ट आता है, या तो आपका क्लाइंट वो पहले से करा के आया होता है या आपने कराया होता है, तो हम वो देखते तो हैं ब्लड रिपोर्ट, लेकिन हमारी तो हमेशा से है कि हम अपने क्लाइंट से, अपने कंज्यूमर से बात करेंगे। तो पहले तो वो कुछ सिम्टम्स खुद बता रहा होगा कि मुझे ये हो रहा है, उसको रिलेट करना है अपनी इन्वेस्टिगेशन से, और फिर हमें मेडिकल हिस्ट्री लेनी मस्ट है, ज़रूरी है। जो भी इसमें आ रहा है और वो जो मेडिकल हिस्ट्री में कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हैं कि इससे रिलेशन बातें हैं, वो आप रिलेट करेंगे। और फिर साइन होते हैं ना, जो हम देखते हैं, देख कर पता करते हैं, देखेंगे उसको क्लाइंट को, या पूछेंगे उनके बारे में। आप ज़्यादातर कॉल पर आज बात कर रहे होते हैं लोग, तो उनसे साइन, और उस सब से फिर हमारा एक बनता है डायग्नोसिस, और उससे भी पहले बनता है प्रोविजनल डायग्नोसिस, यानी कि सिर्फ हम सोचते हैं ये तो नहीं है, और सारी चीज़ें मतलब रिलेट करने के बाद हमें समझ में आता है कि इसको ये प्रॉब्लम है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि सिर्फ आज हम केवल ब्लड रिपोर्ट नहीं पढ़ेंगे, लीवर की भाषा समझेंगे। लीवर बीमार होता है तो ये वो बोल नहीं सकता, लेकिन ब्लड रिपोर्ट यानी कि खून में कौन सी चीज़ें बढ़ जाती हैं, कम हो जाती हैं, तो वही जो संकेत होते हैं, वही सिग्नल जो होते हैं, वो हमें एक तरह से लीवर की आवाज़ हमें मिल रही होती है। क्यों कराते हैं? ब्लड टेस्ट बीमारी नहीं बताता, ब्लड के अंदर क्या चल रहा है, ये सिम्टम्स, संकेत हमें मिलते हैं। तो सिम्टम्स देखिए, हिस्ट्री लीजिए, फिज़िकल एग्जामिनेशन कीजिए, ब्लड रिपोर्ट आपके पास में है, सब मिलाकर क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग बनती है। लीवर को थोड़ा सा समझेंगे। बहुत बार हम लीवर के बारे में जान चुके हैं, लेकिन क्योंकि LFT आज देख रहे हैं तो थोड़ा सा और उसके बारे में समझेंगे। जैसे हार्ट हमारी बॉडी के लिए पंप की तरह काम करता है, मोटर की तरह काम करता है, और ब्रेन कंट्रोल रूम की तरह काम करता है, तो लीवर जो होता है वो हमारी एक केमिकल फैक्ट्री है, सबसे बड़ी किचन की तरह काम कर रहा है, केमिकल लेबोरेटरी की तरह काम कर रहा है। कोई भी खाना या कोई भी ऐसी चीज़ें जो बहुत सारी हमारी बॉडी के अंदर पहुंचती हैं, वो सबसे पहले लीवर में पहुंचती हैं प्रोसेस होने के लिए। क्या क्या प्रोसेस करता है वो? जो हम खाना खाते हैं वो प्रोटीन वहाँ पे पहुँच प्रोसेस होता है, मीन्स जो भी उसका एंड प्रोडक्ट है, उसके साथ वो किस तरह से प्रोटीन को बनाएगा, क्या करेगा। फैट का मेटाबॉलिज्म वहाँ होता है, मेडिसिन वहाँ पहुँचती हैं, अल्कोहल, हार्मोन, विटामिन, केमिकल, टॉक्सिन्स। तो ये मेन फंक्शन होते हैं कि फूड की प्रोसेसिंग करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बहुत सारी चीज़ों को हमारी बॉडी से निकलवाने में हेल्प करता है वो टॉक्सिन्स को।
प्रोटीन प्रोडक्शन करता है, फैट मेटाबॉलिज्म करता है, ग्लाइकोजन स्टोरेज करता है, बाइल प्रोडक्शन करता है, विटामिन स्टोरेज करता है, इम्यून फंक्शन उसके हैं, क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है। और कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं, तभी हमें रिपोर्ट और भी जल्दी समझ में आ जाएगी। फैटी लिवर हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, फाइब्रोसिस हो सकती है, सिरोसिस, लिवर फेलियर। कब कराना चाहिए, कौन कौन से सिम्टम्स आपको दिख रहे हो, आंखें पीली हो रही हो, स्किन पीली, डार्क यूरिन कलर आ रहा हो, थकान रहती हो, भूख नहीं लग रही हो, वॉमिटिंग बार बार रहती हो, और पेट के अपर राइट हिस्से में पेन रह रहा हो, वहाँ पे स्वेलिंग हो, हाथ पैरों में स्वेलिंग हो सकती है, पेट पे स्वेलिंग अगर किसी की है वो समझ में आ जाएगा कि कुछ दिन से स्वेलिंग आई है, वो बताता है। कहीं भी ईचिंग अगर ज़्यादा बढ़ रही है, फैटी लीवर, अल्कोहल, हेपेटाइटिस। अब पहला पैरामीटर जो होता है बिलिरुबिन होता है, तो थोड़ा सा बिलिरुबिन के बारे में जान लेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत कम बात हुई है बिलिरुबिन के बारे में। बिलिरुबिन जो होता है एक येलो कलर का वेस्ट पिगमेंट है। अभी हम जान रहे थे कि डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बहुत सारी चीज़ों को बॉडी से निकलवाता है। तो आरबीसी जो होते हैं वो 120 दिन बाद टूटती हैं, और उसके टूटने से हीमोग्लोबिन निकलता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ग्लोबिन और हीम में डिवाइड हो जाता है। हीम और बिलिवर्डिन वो जो होता है, वो ग्लोबिन जो होता है। अच्छा, ये आज ना बहुत सारी चीज़ें आईएन वाली बहुत आएंगी, जिसमें लास्ट में आईएन लगा होगा। 90% जो प्रोटीन्स होते हैं बॉडी में, उनमें लास्ट में आईएन लगा होता है। बहुत सारे में और भी होते हैं, जैसे कोलेजन ईएन भी होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन ये जैसे ग्लोबिन भी एक प्रोटीन है, बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन। अब ये ब्लड में हाँ, तो ये जो बिलिवर्डिन होता है ये फिर कन्वर्ट हो जाता है बिलिरुबिन में। बिलिरुबिन ब्लड में आ जाता है, और आप रिपोर्ट में देखेंगे सबसे पहला बिलिरुबिन और उसका रिलेशन होता है जॉइंडिक से, क्योंकि वो येलो कलर का होता है तो वेस्ट प्रोडक्ट। लेकिन आरबीसी के टूटने से अगर वो ज़्यादा बन रहा है, और आपको मैं यहाँ दिखा दूँ, एक होता है बिलिरुबिन, टोटल बिलिरुबिन, और एक होता है डायरेक्ट बिलिरुबिन, और एक होता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। तो टोटल बिलिरुबिन तो ये दोनों मिलकर होते हैं। इनडायरेक्ट जो होता है वो होता है अभी जब तक वो लिवर में नहीं आया होता है, आरबीसी टूट गए होते हैं, और वो ब्लड में होता है, और वो ऐसा होता है, उसकी क्वालिटी शायद आगे लिखा भी है, एक मिनट देख लेते हैं। नहीं, जो इनडायरेक्ट होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जब टूटता है, आरबीसी जब टूटते हैं और ये ब्लड में बढ़ जाता है, तो ये ब्लड में ना उससे ग्लोबिन से अभी मिला हुआ है, और वो बाहर नहीं निकल पाएगा इसी वजह से, क्योंकि जब जो किडनी है वो उस प्रोटीन को बाहर नहीं निकालेगी, तो वो ब्लड में ही घूमता रहेगा। तो आपका कलर येलो उस वक्त है, ठीक है। अगर वो ज़्यादा बढ़ने लगता है, नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है, तो वो लिवर में पहुंच जाएगा। तो जब तक वो लिवर में नहीं पहुंचा है तब तक वो इनडायरेक्ट होता है। लेकिन हमारे टेस्ट तो इसीलिए होते हैं ना जब एबनॉर्मलिटी होती है। तो अगर 0.2 से 0.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर वो है तो वो नॉर्मल रेंज है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ा हुआ हमारी रिपोर्ट में आ रहा है तो हमें ये समझना है इनडायरेक्ट अभी लीवर में नहीं पहुंच पा रहा है, और उसकी क्या क्या वजह हो सकती हैं कि वो अंदर नहीं पहुंच पा रहा है। फिर आता है डायरेक्ट बिलिरुबिन। जब मीन्स ये बढ़ा हुआ या घटा हुआ आएगा, ये बढ़ा हुआ आएगा, इट मीन्स के बढ़ा हुआ नहीं आता है, ये घटा हुआ आता है डायरेक्ट के। वो भी यही है, ब्लड में ये डायरेक्ट वाला ज़्यादा बढ़ रहा है कि वहाँ पे जो कुछ वजह है कि ब्लड से नहीं निकल पा रहा है। डायरेक्ट जो होता है वो लीवर में प्रोसेस्ड हो जाता है, वहाँ से ग्लोबिन हट जाती है और वो सिर्फ बिलिरुबिन बन जाता है और वो बाइल के साथ मिल जाता है।
अब बाइल के साथ मिला हुआ अगर खून में ज़्यादा आ रहा होगा तो और कोई वजह होगी कि कहीं पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है और वो बॉडी से नहीं निकल पा रहा है। टोटल बिलिरुबिन है तो दोनों तरह के बिलिरुबिन बढ़ रहे होंगे। क्या क्या वजह होती है, देखिए क्यों बढ़ता है। आरबीसी ज़्यादा टूट रहे होते हैं इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है। जो लीवर में इन्फ्लामेशन है तो इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है। फैटी लीवर है इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है। सिरोसिस है, गॉल स्टोन है, गॉल स्टोन गॉल ब्लैडर में जाके वो इकट्ठा होता है बाइल के साथ, और अगर वहाँ पर गॉल स्टोन है या कुछ और वहाँ पे ब्लॉकेज जो इसकी डक्ट होती है जो गॉल ब्लैडर और लीवर को जोड़ती है, नाली जो होती है वो बंद है, तब वो बढ़ जाएगा खून में। और फिर उस वक्त क्या दिख रहा होगा, आंखें पीली दिख रही होंगी, स्किन पीली दिख रही होगी, यूरिन कलर पीला होगा, पेल स्टोन होगा, खुजली होगी। तो ये सारे सिम्टम जॉन्डिस के होते हैं। जॉन्डिस भी इन दो बिलिरुबिन की वजह से अलग अलग तरह का होता है। अब आ जाता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसजीपीटी, एसजीओटी आप बहुत सुनते होंगे। तो एसजीपीटी क्या होता है, इसको एएलटी भी कहते हैं, अलानीन अमीनो ट्रांसफरेज, और एसजीपीटी भी कहते हैं, ठीक है, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमिनेज। ये एंजाइम होता है। जब भी एज करके आते हैं ज़्यादातर 90%, तो वो एंजाइम होते हैं। अब इसकी जो है रेंज देख लीजिए, 7 से 56 होता है ये यूनिट पर लीटर। ये एंजाइम होता है और मतलब लिवर सेल्स में नॉर्मली होता है, लेकिन जब हमारे ब्लड में बढ़ रहा है ये, इसका मतलब होता है कि लिवर सेल्स टूट रहे हैं, किसी भी वजह से टूट रहे हैं। तो टूटने में किस किस चीज़ में किस किस कंडीशन में टूट सकते हैं, जब फैटी लीवर होगा तब टूट सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा। और क्योंकि हमने ये तो पढ़ा ही है कि सेल्स बनते रहते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके वो टूट जाते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर टूट रहे हैं तो वो फैटी लीवर में टूटेंगे। और हिपेटाइटिस यानी कि वही जो लीवर के सेल्स में जो छोटा या बड़ा ज़्यादा जितना भी है इन्फ्लामेशन, वहाँ इन्फेक्शन हो गया। अल्कोहल हम ज़्यादा ले लेते हैं तब, कुछ मेडिसिन की वजह से भी जो लीवर के सेल्स टूटते हैं, और ये फिर एसजीपीटी बढ़ जाता है। मरीज़ में क्या हो सकता है इस वक्त, जब वो टूट रहे होंगे और एसजीपीटी ज़्यादा आ रहा होगा, तो साथ में आप ध्यान दीजिए वहाँ तक उसको थकान रहती होगी, भूख कम लगती होगी, उल्टी मतली ये सब रहता होगा, और ऊपर के पेट में दाईं तरफ दर्द रहता होगा। एसजीओटी क्या होता है, जब मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में याद किया था तो पीटी, हिपेटाइटिस में पी आ रहा होता है, तो पीटी ये सिर्फ लीवर सेल से निकलता है, और ओटी ये हमारे कई सारे ऑर्गन से निकलता है। तो ओ जहाँ आ रहा है वो बहुत सारे ऑर्गन से निकलता है। तो इसको एएसटी भी कहते हैं, एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज। एसजीओटी जो होता है सीरम ग्लूटामेट ऑक्सिलेट ट्रांसमिनेज, ये भी एक एंजाइम होता है, लेकिन ये हमारे लिवर सेल्स के साथ साथ में हार्ट, मसल्स और किडनी की सेल्स में भी पाया जाता है। यानी जब ये बढ़ रहा होगा, एलएफटी आप कराएंगे और ये बढ़ रहा है, इट मीन्स कि सिर्फ लीवर में ही प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है हार्ट में, मसल्स में या किडनी में भी थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम है। तो हमें उससे रिलेटेड आपको सिम्टम्स देखने हैं, उससे रिलेटेड आपको दूसरी रिपोर्ट्स देखनी होंगी, उससे रिलेटेड आपको उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेनी होगी। तो ये 10 से 40 तक होता है ओटी जो होता है। और ये कब कब बढ़ता है, लिवर डिजीज़ में या मसल्स इंजरी में, हार्ट अटैक में, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में। एएलपी अल्कलाइन फॉस्फेटेज, इसकी नॉर्मल रेंज ना वहाँ लिखी भी होती है, बहुत ज़्यादा उसको आपको देखते देखते लर्न तो हो जाएगा, और उसको बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है। बस जैसे कहीं पर ये 40 होगी, 140 होगी, कहीं पर ये 44 to 147 इस तरह से होगी, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये भी एक एंजाइम है जो बाइल डक्ट्स और हड्डियों में पाया जाता है, जो हमारी पूरी मतलब जो गॉल ब्लैडर और
लीवर को जोड़ने वाली नाली होती है और बोन्स में वहाँ पे पाया जाता है। तो जब भी ये बड़ा होगा तो हम वहाँ पे देख सकते हैं कि वो बाइल डक्ट में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन या फिर स्टोन है, कुछ है, तो ये बड़ा होता है। तो ये आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बता सकता है। वहाँ गॉल स्टोन हो सकता है, बाइल डक्ट ब्लॉकेज हो सकता है, कॉलिस्टेसिस यानी कि गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो सकता है, और बोन डिजीज़ का भी हमें बता सकता है। यानी कि जब कुछ वो बोन से रिलेटेड पेन या कुछ बता रहा है और एलएफटी में एएलपी बढ़ा हुआ है तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। जीजीटी, गामा ग्लूटामिन ट्रांसफेरेज, ये भी एक एंजाइम है और ये लीवर और बाइल डक्ट में होता है। अगर ये दोनों बढ़ रहे होंगे एएलपी और जीजीटी, तब आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर लेंगे कि बाइल डक्ट में ही कोई प्रॉब्लम है। और अगर ये बढ़ रहा होगा और वो नहीं बढ़ रहा होगा तो हम कह देंगे कि लीवर की कोई प्रॉब्लम है। अल्कोहल, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, ये जो ब्लड टेस्ट होता है बहुत नॉलेज के बाद आपको बहुत कुछ बता भी सकता है, लेकिन अगर कम नॉलेज होगी थोड़ा मीन्स आपको डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर जैसे आज हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं, और फिर जब हमारे पास में रिपोर्ट आएगी आप उस चीज़ को और भी ज़्यादा आज एआई से पूछ कर आप उसको और ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एल्ब्यूमिन, ये अभी हमने पढ़ा था, वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो अगर एल्ब्यूमिन बढ़ रहा होगा तो प्रोटीन किसी वजह से बढ़ रहा है। लीवर द्वारा बनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण ब्लड प्रोटीन है। ये ब्लड में पानी बनाए रखने के लिए, यानी कि जो ब्लड पूरा ट्रांसपोर्ट होता रहता है और पानी उसमें रहता है, वो इस प्रोटीन की वजह से होता है। अगर ये कम होने लगे, कम आएगा रिपोर्ट में, तो पानी ब्लड में नहीं रह रहा होगा, सेल्स में भर रहा होगा, तो ज़्यादातर एडिमा होगा कहीं ना कहीं। मोस्टली एडिमा जब होता है, जो सूजन होती है पानी भरने की वजह से, वो पैरों में होती है और एक पेट में भी होती है जिसे असाइटिस कहते हैं। तो लीवर द्वारा बनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण ब्लड प्रोटीन, ये ब्लड में पानी बनाए रखना, हार्मोन और मेडिसिन को ट्रांसपोर्ट करना। क्यों कम होता है? क्रॉनिक लीवर डिजीज़ में कम हो जाता है, किडनी डिजीज़ में कम हो जाता है, अच्छा प्रोटीन नहीं लेते होंगे तब कम हो जाएगा, पैरों में सूजन होगी, पेट में पानी भर जाएगा और कमज़ोरी फील होगी आपको। टोटल प्रोटीन नॉर्मल रेंज अगर इसकी इतनी है, नॉर्मल रेंज तो आप देखते ही जाइए, कौन इतने जल्दी याद भी नहीं करेगा, 6 to 8 है वो। ब्लड में कुल प्रोटीन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, ये दोनों कम हो जाते हैं। वो भी क्यों कम होते हैं? लीवर डिजीज़ की वजह से, किडनी डिजीज़ की वजह से और मालन्यूट्रिशन की वजह से। क्यों बढ़ सकते हैं ये? डिहाइड्रेशन होगा या क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होगा, तब बढ़ के आ रहे होंगे। ग्लोबुलिन, ये भी प्रोटीन है और ये इम्यूनिटी से जुड़े प्रोटीन, ये बॉडी में एंटीबॉडीज़ और दूसरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। अगर ये बढ़ रहा होगा, इसका वजह होगी क्रॉनिक इन्फेक्शन होगा, ऑटो इम्यून डिजीज़ होगा, क्रॉनिक लीवर डिजीज़ होगी। एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशो, ये एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशो इसलिए घटता है, एल्ब्यूमिन कम हो रहा होगा तब रेशो डिस्टर्ब हो जाएगा, ग्लोबुलिन अधिक हो रहा होगा क्रॉनिक लीवर डिजीज़ में। PTINR, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है। ये भी INR है, ये भी प्रोटीन होता है एक, जो हमारे खून को मतलब जोड़े रखने का काम आता है। और अगर ज़्यादा हो रहा होगा, तो ज़्यादा तो होता नहीं है, कम होने लगता है, इसलिए जमने वाला फैक्टर, खून के जमने वाला फैक्टर, हाँ।
नॉर्मल रेंज इसकी 11 से 13 सेकंड होती है। आईएनआर, ये आईएनआर लिखा होगा इसके आगे, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो। इंटरनेशनल इसकी ये जो है इतना टाइम में जम जाता है जिस तरह से उसको टेस्ट करते हैं। और 0.8 से 1.2 तक आईएनआर होता है इसका। क्या लीवर खून, ये क्या बताता है, लीवर खून जमाने वाला फैक्टर सही बना रहा है या नहीं, क्यों बढ़ता है। सीवियर लीवर डिजीज़ में कोई है जो इस पर कलाकारी कर रहा है, ये रहने दीजिए। सीवियर लीवर डिजीज़ में, लीवर फेल्योर में, विटामिन के डिफिशिएंसी में, वारफरीन जैसी दवाइयों में, इन सब में ये बढ़ जाएगा। तो बिलिरुबिन हमने देखा था, इसको बाहर निकलना था, यानी ब्लड में जब बह रहा होता है तो वो कैसे निकलता है, वो बाइल में मिला देता है। जब वो लीवर में पहुंचता है बिलिरुबिन तो बाइल में मिला देता है और बाइल से वो फिर स्टूल के थ्रू निकल जाता है। अगर वो खून में ज़्यादा है तब वहाँ पर दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वो दोनों ही अगर बढ़ रहे हैं तो अलग अलग बात बता रहे होते हैं। ALT और AST अगर बढ़ रहा होता है, यानी कि किसी भी तरह से लीवर सेल्स डैमेज हो रहे हैं, वो टूट रहे हैं। ALP और GGT अगर बढ़ रहा है तो बाइल का फ्लो सही नहीं है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ बता रहा होता है कि स्टोन है या बाइल डक्ट ही मतलब वहाँ पे स्टोन फंस गई है या वहाँ पे इन्फ्लामेशन की वजह से वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, कुछ भी। और एल्ब्यूमिन और टोटल प्रोटीन अगर बढ़ रहे होते हैं तो लीवर प्रोटीन बना नहीं पा रहा है। और PTINR लीवर क्लॉटिंग फैक्टर बना रहा है या नहीं बना रहा है। ये हमारा हो गया लीवर LFT रिपोर्ट हो गई। अब हम KFT के बारे में जानते हैं। KFT किडनी क्या है, अगर जैसे अभी हमने जाना था हार्ट हमारा पंप है, ब्रेन हमारा कंट्रोल रूम है, लीवर केमिकल फैक्ट्री की तरह काम करता है, किचन की तरह काम करता है, तो किडनी क्या करता है, वाटर प्यूरिफिकेशन करता है, यानी कि जो हमारा ब्लड है वहाँ से जितने भी ख़राब चीज़ें हैं उनको निकाल देता है, फिल्टर की तरह फिल्ट्रेशन कर देता है और उसको एक क्लीन कर देता है। तो टेम्परेचर को बैलेंस करता है। किडनी का मेन फंक्शन जो है यूरिन बनाना है, खून को साफ करना है, शरीर के अतिरिक्त पानी निकालना है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना है, मिनरल्स का संतुलन बनाए रखना है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है, RBC बनने में मदद करने वाला हार्मोन एरिथ्रोपायोटीन बनाना, ये किडनी का एक मेन फंक्शन है। विटामिन D को एक्टिव करने में मदद करना। थोड़ा सा और जान लेते हैं फंक्शन के बारे में। ब्लड फिल्ट्रेशन, हर दिन 180 लीटर ब्लड को ये फिल्टर करता है, जिसमें अधिकांश पानी और उपयोगी पदार्थ वापस शरीर में चले जाते हैं और 2 लीटर के आसपास यूरिन बन के बाहर निकल जाता है। वेस्ट रिमूवर, शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालता है, जैसे यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड। वाटर बैलेंस करता है, बॉडी में जो वाटर बैलेंस बनाए रखता है, सही मात्रा में पानी बना रहे। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, इनका संतुलन बनाए रखता है। एसिड बेस बैलेंस को ये बनाए रखता है। अगर हम समझ लेंगे जहाँ भी किडनी में कोई डिजीज़ होगी तो ये सारी चीज़ें या तो बढ़ने लगेंगी या कम होने लगेंगी। रक्त का pH सामान्य रखने में मदद करता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, रेनिन हार्मोन के माध्यम से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। RBC प्रोडक्शन, एरिथ्रोपायोटीन हार्मोन बनाकर बोन मैरो को RBC बनाने का संकेत देता है। बोन हेल्थ, विटामिन D को एक्टिव करने में हेल्प करता है। कब करवाना चाहिए KFT? अगर पैरों में सूजन हो रही हो, चेहरे पे सूजन हो रही हो, पेशाब कम आ रहा हो, पेशाब में झाग बन रहे हो, खून हो, बार बार पेशाब आता हो, रात में
बार बार आता हो, हाई ब्लड प्रेशर रह रहा है, डायबिटीज़ है, लगातार कमज़ोरी रह रही है, भूख कम लगती है, उल्टियाँ बार बार आती हैं, शरीर में खुजली लगती है, लंबे समय तक पेन किलर लिए हैं, दवाइयों का सेवन बहुत ज़्यादा किया है, तब हमें KFT कराना चाहिए। क्या बताता है KFT? KFT एक टेस्ट नहीं है, ये कई ब्लड टेस्ट का समूह होता है। हर टेस्ट किडनी को के एक अलग फंक्शन की जानकारी देता है। किसी एक वैल्यू को देखकर डायग्नोसिस नहीं किया जा सकता। पूरी रिपोर्ट और मरीज़ की स्थिति साथ देखकर समझी जाती है। इसको वही फिर से समझेंगे। आपके पास क्लाइंट है खुद, वो अपने सिम्टम्स बता रहा है, आपकी जो रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन है, वहाँ पे आप कुछ देख रहे हैं, उसी से रिलेटेड आप मेडिकल हिस्ट्री ले सकते हैं, सारी चीज़ें पूछ सकते हैं और फिर कुछ साइन देख रहे होते हैं। जैसे अभी लीवर में हमने देखा कि आप बहुत सारी चीज़ों का येलो कलरेशन देख सकते हैं, पूछ सकते हैं उसके बारे में। यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें, आप कितनी बार यूरिन आता है, दर्द होता है, ये सारे सब पूछ सकते हैं। तो उससे आपकी फिर डायग्नोसिस बनती है, उससे आपकी क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है। क्रेटिनिन कितना हम सुनते हैं, तो क्रेटिनिन की नॉर्मल रेंज होती है 0.7 से 1.3, ठीक है। इससे ज़्यादा मेल और फीमेल का ये अलग है, 0.6 to 1.1 है। तो क्रेटिनिन क्या होता है, हमारी मसल्स हर समय काम करती हैं। हम मसल्स का ऐसा नहीं है कि जो वर्कआउट करते हैं उन्हीं की मसल्स काम करती हैं। आप हिल रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, उस सब में मसल्स जितना भी काम कर रहे हैं, तो मसल्स को उसके लिए ना एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी यूज़ करने के लिए एक ये सब्सटेंस होता है जिसे क्रेटीन कहते हैं, वो यूज़ होता है। उसकी वजह से आप जल्दी एनर्जी ले पाते हैं। जो करेंसी है हमारी, जो हमारी हर सेल में एनर्जी होती है, उसको हम यूज़ कर पाते हैं इसकी उपस्थिति में, क्रेटिनिन की। और क्रेटिनिन जब यूज़ होता है तो उसके टूटने पर क्रेटिनिन बनता है। अगर ये वो ज़्यादा टूट रहा है या ज़्यादा ही वो मतलब यूज़ हो रहा है, और भी चीज़ें हम समझेंगे, तब हमारा क्रेटिनिन बढ़ने लगता है। तो ये ब्लड में आता है और ये किडनी इसे फिल्टर करके यूरिन से बाहर निकालती है। तो अगर या तो कभी किडनी बीमार है कि वो निकाल नहीं पा रही है, वो ब्लड में ही घूम रहा है क्रेटिनिन, तब आपका क्रेटिनिन बड़ा वहाँ पर दिखेगा। किडनी ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रही है, शरीर में पानी की कमी हो गई है, लंबे समय से डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर है, किडनी में चोट लग गई है या कोई बीमारी है, पेशाब का रास्ता बंद हो गया है, स्टोन है या प्रोस्टेट है, तब आपके खून में क्रेटिनिन बढ़ा हुआ दिख सकता है। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, हम इससे मेडिकल हिस्ट्री से और ज़्यादा उसको कंफर्म कर लेंगे। यूरिया, ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है, इसे भी बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन अगर ये बढ़ रहा होता है तब हम देखेंगे क्या किस किस वजह से बढ़ता है। इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है 15 से लेकर 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। इससे ज़्यादा अगर हो रहा होगा तो जब हम प्रोटीन खाते हैं और उसका उपयोग शरीर करता है, तो जो प्रोटीन बच जाता है उसे अमोनिया बनती है। अमोनिया तो आप खुद समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, जो कि बॉडी में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। लीवर इस अमोनिया को सुरक्षित यूरिया में बदल देता है। अब किडनी इस यूरिया को यूरिन के रास्ते बाहर निकालती है। ये क्यों बढ़ जाता है? किडनी डिजीज़ हो, हाइड्रेशन हो, हाई प्रोटीन डाइट अगर हम ले रहे हैं, जीआई ब्लीडिंग, इन सब में ये बढ़ जाता है। क्यों कम होता है? अगर सीवियर लीवर डिजीज़ है, वो वहीं पर उसको अमोनिया नहीं वो कर रहा होगा, तब इसकी वजह से भी ब्लड यूरिया बढ़ेगा। लो प्रोटीन डाइट अगर ले रहे हैं, कम हो रहा होगा ब्लड यूरिया। लो प्रोटीन डाइट ले रहे होंगे, माल न्यूट्रिशन होगा, तब ये कम हो रहा होगा। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, अभी हमने ब्लड यूरिया के बारे में जाना था, और उसमें नाइट्रोजन पार्ट जो होता है, अगर ये डिस्टर्ब हो रहा है
बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो इसको देखेंगे। उसका जो नाइट्रोजन पार्ट होता है, बन कहते हैं उसको, ये 7 से 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है। लैब पूरे यूरिया की जगह कई बार उसके नाइट्रोजन वाले हिस्से को मापती है, इसे बन कहते हैं। GFR हमने कई बार जान लिया है, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जो हर नेफ्रॉन होता है किडनी का, जो सेल होता है, वहाँ पे ग्लोमेरुलाई होता है। जो हमारे वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स जो होते हैं, वहीं से खून आता है, और खून से जो चीज़ें बाहर निकल जानी चाहिए थी वो बाहर निकलती हैं, और वो एक तरह से उस छलनी से निकल जाती हैं, ठीक है। और जो चीज़ें नहीं निकल पाती हैं उस छलनी से, वो फिर से खून में चली जाती हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है, जो छलनी वाला प्रोसेस होता है, 1 मिनट में कितना हो रहा है, उस रेट को हम GFR कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। वो 90 ml पर मिनट होता है। और हमारी ये भी कई बार बात हो गई कि अगर वो 50 हो रहा होगा तो आपकी किडनी थोड़ी सी बीमार है। 50 अगर आ गया है, 1 मिनट में 50 ml हो रहा है, 30 हो रहा है तो किडनी और थोड़ी बीमार है। और अगर मतलब सीरियस कंडीशन में है, 30 अगर है, और अगर वो 15 होता है ना, 15 ml पर मिनट, तो तब डायलिसिस की ज़रूरत होती है। किडनी में लाखों छोटे फिल्टर होते हैं जिन्हें ग्लोमेरुलाई कहते हैं। ये GFR बताता है कि ये फिल्टर 1 मिनट में कितना ब्लड साफ करते हैं। ये क्यों कम होता है? ये डायबिटीज़ में कम हो जाता है, सीवियर, जब क्रॉनिक जो बहुत पुरानी हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर में कम हो जाता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में, या उम्र बढ़ती है तब भी ये कम हो जाता है। यूरिक एसिड, तो हमने क्रेटिनिन, यूरिया और नाइट्रोजन पार्ट यूरिया का GFR, और अब आ जाता है यूरिक एसिड। नॉर्मल रेंज जो इसकी होती है 3.4 से 7 होती है, और महिलाओं में 2.4 से 6 होती है। प्यूरिन से का पार्ट ये होता है यूरिक है। प्यूरिन एक नॉर्मल पदार्थ होता है। प्यूरिन शरीर की सेल्स में और कई खानों में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक पदार्थ है। ये DNA और RNA का हिस्सा होता है। यूरिक एसिड इससे बनता है। कैसे बनता है? जब प्यूरिन टूटता है तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड बनता है। किडनी इसे यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देती है। नॉर्मल रेंज सोडियम, अब ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट हैं। सोडियम जो आप जानते होंगे, Na कहते हैं इसको। और इसकी नॉर्मल रेंज 135 से 145 mmol पर लीटर होती है। सोडियम क्या होता है? सोडियम एक इलेक्ट्रोलाइट है, शरीर में पानी का संतुलन और ब्लड प्रेशर मेंटेन बनाए रखता है। ये नर्व्स और मसल्स के सही काम करने के लिए भी ज़रूरी है। क्यों कम होता है? ज़्यादा पानी अगर हम ले रहे होंगे, ठीक है, तब वो कम आने लगेगा। किडनी डिजीज़ है, हार्ट फेलियर है, तब वो कम होने लगेगा। सोडियम ही कम ले रहे होंगे खाने में, तब कम होने लगेगा। पोटेशियम क्या करता है? ये भी इलेक्ट्रोलाइट है। 3.5 से 5 mmol पर लीटर होता है ये। पोटेशियम क्या है? ये हार्ट की धड़कन, मसल्स और नर्व्स को सही तरीके से काम करने में हेल्प करता है। क्यों बढ़ जाता है? किडनी डिजीज़ या कुछ मेडिसिन्स, इनकी वजह से ये बढ़ जाता है। क्यों कम होता है? उल्टी, दस्त या डाययूरेटिक अगर हम लेते हैं तब भी ये कम हो जाता है। ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हैं कि वो एक सही मात्रा में ही निकाल पाता है किडनी, और अगर ये बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं तब हमें बहुत सारी चीज़ें यहीं पे पता चल जाती हैं कि क्यों कम हो रहे हैं या क्यों बढ़ रहे हैं। कैल्शियम जो है वो हम सब जानते ही हैं, ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। 8 से 10 तक, 8.5 से 10.5 तक होता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कैल्शियम क्या करता है? हड्डियों और दांत को मजबूत रखता है। मसल्स के जो उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसमें हेल्प करता है।
हर बार सिकुड़ रही है और फैल रही है मसल्स, तब कैल्शियम यूज़ हो रहा है। नर्व को सही सिग्नल भेजने में मदद करता है। जो जितने भी आपका जो नर्व के सिग्नल्स जाते हैं उसमें हेल्प कर रहा होता है। ब्लड क्लॉटिंग में भी ये हेल्प कर रहा होता है। किडनी विटामिन डी को एक्टिव करने में मदद करती है, इसलिए किडनी की बीमारी में कैल्शियम इम्बैलेंस हो सकता है। तो केएफटी में हमने जाना, इसके पैरामीटर थे क्रेटिनिन, किडनी का फिल्टर कितना काम कर रहा है ये बताएगा। ब्लड यूरिया अगर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, प्रोटीन के वेस्ट को किडनी बाहर निकाल पा रहा है या नहीं। बर्न यूरिया के नाइट्रोजन वाले हिस्से का मेजरमेंट है। जीएफआर किडनी की कुल फिल्ट्रेशन रेट कितना है। यूरिक एसिड प्यूरिन जो एक नॉर्मल प्रोडक्ट होता है, उसके टूटने से कितना यूरिक एसिड बन रहा है, वेस्ट बाहर निकल पा रहा है या नहीं। सोडियम शरीर का पानी का संतुलन बनाए रखता है। पोटेशियम हार्ट और मसल्स का को संतुलन बनाए रखता है। कैल्शियम हड्डियाँ, मसल्स और नर्व की कार्य क्षमता में और हेल्प करता है। ये कंप्लीट। थैंक यू सो मच। हमारी ये दो टॉपिक ऐसे थे, थोड़े टफ हो सकते थे, बिल्कुल इजी करके अगर हम समझेंगे तो जब भी आपके सामने ये रिपोर्ट्स आएंगे आप बहुत सारी चीज़ें समझ पाएंगे। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, उसको आप 2-3 बार ज़रूर देखें, क्योंकि ये एक बहुत ही टिपिकल सा, जब बार बार रिपोर्ट देखेंगे तब आपको नॉर्मल रेंज याद होते जाएंगे। और डायग्नोस बनाने में अभी बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा। जितने भी वो क्यों बढ़ता है, क्यों कम होता है, वो बार बार देखिए और समझिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत अल्टीमेट सेशन रहा मैम आपका। और मैं तो यही कहना चाहूंगा, ये रिकॉर्डिंग पे जा चुका है, तो आप बार बार इसको सुनिए, देखिए, मैम से स्लाइड लीजिए। तो यकीनन अगर हम किडनी और लीवर के बारे में नॉलेज लेते हैं तो हमारे पास हम लोगों को ज्यादा स्वस्थ रख पाते हैं। ये नहीं कि हमें जो बीमार पेशेंट है वो देखने हैं, किडनी में जो प्रॉब्लम ना हो, लीवर में जो एसजीओटी एसजीपीटी ना बढ़ पाए, लीवर हेपेटोमेगेली ना हो, तो अगर हम सामने वाले के सामने ये टर्म्स वगैरह बोलते हैं, लीवर के बारे में 5 मिनट 7 मिनट बोल पाते हैं, किडनी के बारे में बोल पाते हैं, और पुरानी हिस्ट्री बताते हैं कि ऐसे ऐसे लोग थे उनके पास क्रिएटिनिन इतना चला गया था, तो सामने वाला यकीनन आपको अपना वेलनेस कोच मान चुका होगा। तो इसके लिए हमें अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा। और आज का सेशन कहा जाए तो मैम, अजय मैम, आपका लाजवाब रहा, बहुत अल्टीमेट सेशन रहा। आपने नॉर्मल शब्दों का भी यूज करा है। अगर हम इसको 2 बार सुनेंगे जो नए लोग हैं तो यकीनन ये हमें इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छी नॉलेज मिली है आज का सेशन, बहुत अच्छा रहा आपका सेशन। और मेन पार्ट्स किडनी और लीवर ही है, अगर देखा जाए इन्हीं की वजह से काफी डिजीज आती है, क्योंकि पेट की बीमारी भी ठीक हो जाती है, जॉइंट्स भी पेन किलर से काम चल जाता है। अगर ये दोनों ज्यादा दिक्कत में आते हैं तो आदमी की डेथ तो नहीं होती, पर वो लॉन्ग टर्म तक 5 साल 7 साल बहुत सिचुएशन खराब हो जाती है, और उससे आईसीयू तक जाना पड़ता है। और देखा जाए खर्चा भी बहुत आता है। अगर लीवर ट्रांसप्लांट की बात करता हूँ, लगभग 40 लाख 50 लाख के करीब का खर्च आता है। तो ये सारा कुछ हम अगर सामने वाले के सामने बताएंगे, पूरा स्टार्टिंग से लेके और ट्रांसप्लांट तक, किडनी भी लगभग 25-30 लाख में किडनी ट्रांसप्लांट होती है। पैसा होना अलग चीज है, और आप लोगों के पास सेम ब्लड ग्रुप का, फैमिली का, आप डोनेट डोनेट करने वाला होना वो बहुत जरूरी है। तो आपकी सेहत है, इसको आप किस तरह रखना चाहते हो, ये बहुत जरूरी है। और बहुत अच्छा रहा सेशन। अब मैं इसके बाद श्रीकांत सर को इनवाइट करना चाहूंगा। अ, कुछ इसमें वैल्यू ऐड की करें सर, या अगर श्रीकांत सर बिजी हैं थोड़ा, तो आशीष सर का वेलकम है क्लब चैतन्य जीवन में। बाकी किसी को कुछ दिक्कत हो तो अपना रेज हैंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अमित जी। और थैंक स्पेशल थैंक्स टू अजमा मैम, एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सेशन लेने के लिए। तो होता क्या है कि कई बार हम हमारी लाइफ में बड़े इजी सेशंस को कर रहे होते हैं, और जब हम इजी सेशंस को करते हैं और उसके रिप्लाई उसके आंसर सबके पास होते हैं, तो जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो भी ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है, और हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं ठीक है,
और अब हमें सब कुछ आ गया और हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और हमें सब कुछ आ गया है। लेकिन जब बीच बीच में हम इस तरीके के सेशन देखते हैं तो हमें पता चलता है यार कि अभी हमारी नॉलेज जो है वो कितनी कम है। तो अभी क्या है कि जो ये अजमा मैम का सेशन चल रहा था, ठीक है, वास्तव में यकीन मानिए कि मेरे ऊपर से भी इसके बाउंसर जा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये टफ सेशन है। और मुझे इस सेशन को, मेरे मन में एक ख्याल विचार आ रहा था कि मुझे इस सेशन को दूसरी बार तीसरी बार आराम से बैठकर देखना पड़ेगा और अजमा मैम से स्लाइड मांगकर इसको पढ़ना पड़ेगा कि, और इसको बेहतर तरीके से जानना पड़ेगा। तो अभी ऐसा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जिसके बारे में अभी हमारी जानकारी कहीं ज्यादा कम है, बहुत कम है, और अभी बहुत सीखने की जरूरत है। कई बार हम सिर्फ प्रोडक्ट तक सीमित होकर प्रोडक्ट पर चर्चा कर लेते हैं, कई बार हम सीमित होकर आसान चीजों पर चर्चा कर लेते हैं, और हमें ये कॉन्फिडेंस, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है कि यार अब तो हम सब चीजों को जान गए। तो अगर आपको एक वास्तव में ऐसा वेलनेस कोच बनना है कि कल के दिन को आप किसी डॉक्टर के सामने भी बैठे हों, किसी को एक अच्छी कंसल्टेशन दे रहे हो, रिपोर्ट आपके सामने आए, तो आपके अंदर देखते ही आप उसे अंदाजा लगा लो और देखते ही उसे एक सही प्रिस्क्रिप्शन दे पाओ, सामने वाले को सही कंसल्टेशन दे पाओ, उसके लिए भी बहुत कुछ बाकी है। और अजमा मैम को वास्तव में इसके लिए थैंक्स है कि उन्होंने इस सेशन को आज डिलीवर किया। ठीक है, अभी इसका जब ऑनलाइन वीडियो आएगा तो मैं तो ये चाहूंगा कि आप खुद भी और आपके जो भी लोग साथी काम कर रहे हैं, सुबह के सेशन में नहीं आ पाते, उन सबको जो है जरूर शेयर कीजिए। एनीवेज, अभी हमारे बीच में रेज हैंड हैं, ठीक है, काफी सारे, तो एक बार सबको समझ लेते हैं। डॉक्टर उत्तम कुमार सिन्हा जी को सबसे पहले सुनते हैं। डॉक्टर साहब, अनम्यूट किया है आपको। गुड मॉर्निंग सर। अजमा मैम का सेशन आज बहुत बढ़िया रहा और एलएफटी केएफटी के बारे में बताए। मेरा मानना है सर कि हम लोग अगर कुछ भी शेयर करते हैं ये या वैल्यू ऐड करते हैं, तो मैं अगर किसी को दिल्ली पहुंचाने जाऊंगा तो खुद ही पहुंच जाऊंगा। इसलिए हम लोग अगर शेयर करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट हम लोग को मिलता है। तो एलएफटी और केएफटी मेरा मानना है कि राम लखन की जोड़ी है। अगर एलएफटी में गड़बड़ हो तो केएफटी पर भी ध्यान देना चाहिए। और अभी अजमा मैम बता रही थी ये बिलरुबिन के बारे में, तो उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा शॉर्ट शॉर्ट में तुम, कि अगर बिलरुबिन बढ़ा हुआ है तो जॉन्डिस की तरफ ज्यादा ध्यान दें। अगर ये डायरेक्ट बिलरुबिन इनडायरेक्ट बिलरुबिन बढ़ा हुआ है और लिखा हुआ है रिपोर्ट में कि टोटल बिलरुबिन बढ़ा हुआ है, तो जॉन्डिस की तरफ ध्यान दो। जॉन्डिस ज्यादा चांस है, हो सकता है पेशेंट को। और ये अगर एफजीपीटी बढ़ा हुआ है तो उसमें ध्यान दे। अगर एसजीपीटी बढ़ा होगा तो डायरेक्ट लीवर पर फोकस करें, हेपेटाइटिस हो सकता है, उसको लीवर सिरोसिस हो सकता है। और उसमें एक और था एलएपी एलपी एलपी अगर बढ़ा होगा तो लीवर की बीमारी होगा, जीबी स्टोन या ये बाइल डक्ट ब्लॉकेज हो सकता है। तो अगर एलपी बढ़ा हो तो उसमें हम लोग यूएसजी कराएं। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद जीबी स्टोन निकल सकते हैं। और उसमें सर एक चीज और, जीजीटी बताए। जीजीटी बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो उसमें एक चीज हम लोग पता कर सकते हैं, जैसे किसी को जीजीटी बढ़ा आ रहा है तो पेशेंट 90% अल्कोहल लेता है, ये कंफर्म हो जाएगा। या उसको कह सकते हैं कि कहीं आप शराबी तो नहीं है, आप ज्यादा अल्कोहल तो नहीं यूज कर रहे हैं, ऐसा आप गेस कर सकते हैं। या उनसे पूछ भी सकते हैं। या फिर वो ज्यादा बाहर का चीज, ऑयली वगैरह चीज, मैदा का चीज ज्यादा वो ले रहे हैं, ये भी क्लियर हो सकता है। उनसे पूछिए कि बाहर का चीज ज्यादा ले रहे हैं क्या। जीजीटी बढ़ा होने से आप तुरंत अंदाज लगा लीजिए कि बॉडी में डिटॉक्स नहीं हो पा रहा ज्यादातर। और इसमें सर हमें ये कहना चाहेंगे कि अगर एफजीपीटी और एफजीओटी बढ़ा हुआ है तो उस पेशेंट को लिपिड प्रोफाइल भी कराएं। जिसका फैटी लीवर होगा उसका ज्यादा चांस वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ने का भी होगा। और फैटी लीवर में अगर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होगा तो उस पेशेंट को HbA1c भी देखें, यानी वो शुगर पेशेंट भी हो सकता है। ये हमें बताता है। तो इस तरह से हम लीवर के बारे में जानकर हम ये पता कर सकते हैं कि अगर
एसजीओ टीएसजी पीटी वगैरह बढ़ा हुआ है, तो वो उसका अल्ट्रासाउंड कराएं, उसका फैटी लीवर भी हो सकता है। और जिसका फैटी लीवर है उसको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएं, उसे मतलब लिपिड प्रोफाइल में प्रॉब्लम आ सकता है, ट्राइग्लिसराइड वगैरह कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हुआ मिल सकता है। ये रहा लीवर का सर। और दूसरी बात, किडनी का जहाँ बात हुई, तो अगर लीवर गड़बड़ होगा सर तो ज्यादा चांस है किडनी में भी प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि अभी अभी हमने कहा कि राम लखन की जोड़ी है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी का बीपी हाई है तो वो किडनी की दवा अगर देते हैं तो बीपी कंट्रोल होता है। अगर बॉडी में सूजन है तो किडनी की दवा दें तो बॉडी को डिटॉक्स करके वो ठीक करता है। तो एलएफटी और केएफटी के बारे में बहुत अच्छा ढंग से अजमा मैम समझाएं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच वैल्यूज को ऐड करने के लिए। आफरीन मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आफरीन मैम का रिजल्ट था। जी Yes, sir. Good morning. Namaste, Nature, everyone. मेरी आवाज आ रही है सर? यस मैम। जी, अज़ला मैम का सेशन बहुत अच्छा रहा आज का। मेरा एक क्वेश्चन है मैम से। मैम, मेरी एक पेशेंट है जिनकी थोड़ी किडनी प्रॉब्लम्स रह चुकी हैं। कल ही मेरी उनसे बात हुई है और उनकी पूरी बॉडी में बहुत स्वेलिंग है। तो इस वे में आप प्लीज थोड़ा सजेस्ट कीजिए मुझे उनको कैसे और काउंसलिंग करनी चाहिए और क्या प्रोवाइड कराना चाहिए उन्हें। अभी मैम देखा आपने कि यस मैम, मैंने देखा। एलएफटी और केएफटी में दोनों में सूजन की बात आ रही थी। तो बहुत बेटर होगा, क्योंकि ये मतलब बहुत छोटी चीज़ नहीं होती है। अगर बहुत दिनों पहले से सूजन होती है, आप 15 दिन भी ये ले लें तो एक तरह से क्रॉनिक कंडीशन आ गई होती है, तब हमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन की हेल्प लेनी चाहिए। मैम, उन्हें किडनी स्टोन रह चुका है पहले, और वो जब कंसीविंग कर रही थी तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन वगैरह लेती थी, और उस बेस पे पहले उनको किडनी प्रॉब्लम रह चुकी थी। तो क्या ये इसी वजह से हो सकता है? हाँ, तो वही है कि टेस्ट सीधे करा लिए जाएं, उसमें जो आ रहा होगा वो बहुत सारी चीज़ें मतलब पता चल जाएंगी। तो ज़्यादा बेटर है कि उनका टेस्ट करा लें आप। एलएफटी और केएफटी दोनों करा लीजिएगा। यस मैम, यही सजेस्ट किया है, एलएफपी एंड केएफटी। तो मैम, अपने पहले रिपोर्ट्स के बेस पर हम फिर बाकी की चीज़ अपनी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। आप उनको काउंसलिंग तो कैसे भी कर सकते हैं ना, कि आप ये लेना स्टार्ट कर दीजिए 2 चीज़ें, और टेस्ट करा लीजिए जल्द से जल्द। क्योंकि अगर आप उनको किडनी सपोर्ट जूस और यकृत देंगे तो उससे जो आप इन्वेस्टिगेशन कराने वाले हैं 2-3 दिन में इतना फ़र्क नहीं आने वाला है। हमारी क्रॉनिक डिजीज़ में थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना ठीक होने में। तो 2-3 दिन तक वो मेडिसिन आप उनको स्टार्ट तो पहले दिन से ही करवा दीजिए मेडिसिन, और फिर उसके बाद जब भी टेस्ट आएगा तो आप कहिएगा कि आगे हम और देख लेंगे। ये मेडिसिन तो आप बिना सोचे समझे ही स्टार्ट कर दीजिए। ओके मैम, थैंक यू। तो मदन गोपाल जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। नमस्ते नेचर सर। नमस्ते सर। अजमा मैम का सेशन जो रहता है अल्टीमेट रहता है। मतलब मैं बोलूँ तो मैं यहाँ पर सीखने आया हूँ, और मैं इसमें वैल्यू ऐड तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो यहाँ पर मैंने सीखा है पूरा मेडिकल हिस्ट्री में, पूरी मेडिकल लाइन में, तो वो एक चीज़ देखिए, दो टाइप की दो तरह से पेशेंट हमारे पास आते हैं। एक वो जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अभी स्टार्ट हुई होती है, तो ये हिस्ट्री में हम ले लेते हैं। दूसरे वो लोग जो मतलब क्रिटिकल कंडीशन में है, जिनको 1 साल से 2 साल से 3 साल से 5 साल से प्रॉब्लम होती है। तो जो अभी कुछ समय से प्रॉब्लम है किसी को, तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, हमें उनको अगर लग रहा है पेट में प्रॉब्लम हल्की फुल्की है, किसी इन्फेक्शन से हुई है या अभी स्टार्ट हुई है, फैटी लीवर वगैरह या बिलिरुबिन वगैरह,
तो हमको उनको पेट के हिसाब से यकृजीत वगैरह ये प्रोडक्ट दे देंगे और साथ में टेस्ट के लिए लिख देंगे। या आप बोलोगे उनसे कि जी आप इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, इनसे आप 1 सप्ताह में इनको इस्तेमाल करो, उसके बाद जो टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो हम कराएंगे, वरना इससे आराम हो जाएगा तो आपकी प्रोडक्ट चलेगी। तो ये बहुत साधारण हो जाता है, क्योंकि हम उसको प्रोडक्ट दे भी सकते हैं और हमारे पास एक ऑप्शन भी रहता है कि सेकंड टाइम में हम उसको कुछ टेस्ट सजेस्ट करेंगे। तो वो अलग अलग प्रॉब्लम के हिसाब से अलग अलग टेस्ट होते ही हैं, लेकिन आजकल के समय को देखते हुए सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो फैटी लीवर की, एसजीपीटी एसजीओटी बढ़े हुए होते हैं। सेकंड बिलरुबिन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, तो इसको ज्यादा ना समझ के सबसे पहले हम एलएफटी का टेस्ट करा लेते हैं और दूसरा केएफटी का जो किडनी फंक्शन टेस्ट है। दो ये टेस्ट हो गए। तीसरा हो गया सीबीसी, है ना, किसी तरह का इन्फेक्शन, प्लेटलेट में प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी बिगड़ी हुई है। 3 टेस्ट हो गए। चौथा टेस्ट होता है आजकल बीपी की ज्यादा समस्या है, तो ऐसे में लिपिड प्रोफाइल हो गया। 4 टेस्ट हो गए। 5वां टेस्ट होता है ब्लड शुगर का। तो ये पांच प्रोफाइल अगर हम कराते हैं, 6 प्रोफाइल हम यूरिन का भी ले सकते हैं, तो 5-6 प्रोफाइल में हम सामने वाले को एनालाइज कर सकते हैं पूरी तरह से। तो उसके लिए हम अपनी डॉक्टर टीम की जरूर मदद लेनी चाहिए, चाहे वो हमारे डॉक्टर अजमा जी हो, चाहे हमारी डॉक्टर टीम जयपुर से हो। तो बहुत आसान हो जाता है हमारा। कई बार क्या होता है, कस्टमर चला जाता है क्योंकि किसी को प्रॉब्लम हो रही होती 3 साल की, और उनको हम यकृजीत या नॉर्मल कोई प्रोडक्ट दे करके और कुछ सजेस्ट भी नहीं करते हैं कि नेक्स्ट टाइम करना क्या है। तो ऐसे में उनको कोई खास रेस्पॉन्स नहीं मिलता, और हम लाखों लाखों रुपए का एक कस्टमर, मतलब जो हमें हजारों लोगों तक पहुंचा सकता था, उस कस्टमर को खो देते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। तो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन रहा, और मैं सीखने के लिए ही यहाँ पर डॉक्टर नेचर में आया हूँ, और मैं नहीं चाहता कि कभी भी मेरा एक सेशन छूटे। बाय द वे, हो सकता है नेटवर्क में नहीं हो या मोबाइल मेरा कोई प्रॉब्लम में हो, डाउन हो, कुछ ऐसा हो सकता है 1%, वरना सीखते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। और मैं वहाँ काम करना नहीं चाहता जहाँ सीखने नहीं मिलता है। तो मैं कई बार क्या, कई लोग अलग अलग कंपनियों के आते हैं जिनको लगता है कि यार ये मदन गोपाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अरे इनको तो कमाई तो होनी चाहिए, लाखों में होनी चाहिए, 2 लाख होनी चाहिए, और कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो भी बताओ। लेकिन नहीं, वो मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, मुझे सीखने मिल रहा है तो डॉक्टर नेचर में। और आज डायरेक्ट सेलिंग की जो दुनिया है उसमें डॉक्टर नेचर सब कुछ अलग ही दिख रहा है, ईमानदारी में, हर चीज में। तो लगे रहिए, बहुत बड़ा होने वाला है। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। नमस्ते नेचर, नमस्ते। थैंक यू सो मच मदन सर। और बहुत अच्छी बात है, जो भी सीखता रहेगा वो आगे बढ़ता रहेगा डेफिनेटली। शिवनाथ पासवान जी, आपको अनम्यूट किया है। जी नमस्ते नेचर। नमस्ते नीचो। और जो मैं अभी नए नए हूँ इसमें, और मैं थोड़ा सीखने के लिए यहाँ पे मैं आया हूँ, और मेरा आईडी भी लगा है। तो यहाँ पे जो आजमा मैम का जो सेशन है बहुत ज़बरदस्त रहा, अच्छा रहा है। और आजमा मैम से कुछ मेरा सवाल है, क्वेश्चन है कि वो जो किडनी फंक्शन है उसको थोड़ा कुछ बता दीजिए मुझे। सर क्या पूछा आपने? और किडनी फंक्शन और लीवर में इन्फेक्शन। क्रीमी फंक्शन, किडनी फंक्शन। जी, किडनी में इन्फेक्शन है और लीवर में इन्फेक्शन है। अच्छा, और ये मतलब ये आप किस तरह से कह रहे हैं? किसी किसी मरीज से बात हुई आपकी? खुद मेरा है मैम, मुझे है। आपको इन्फेक्शन है? जी। देखिए, इन्फेक्शन तो एक आप टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए हो क्या रहा है? ये हो रहा है कि मुझे बैक साइड जो है लेफ्ट में, उसमें दर्द हो रहा है, और डॉक्टर से मैंने चेकअप करवाया तो डॉक्टर बोला कि इन्फेक्शन है किडनी में और लीवर में इन्फेक्शन है। तो कोई नहीं, आप रिपोर्ट करा लीजिए। वैसे आप जिसके भी साथ आए हैं, आप बोल रहे हैं आपकी आईडी लगी है, एक बार उनसे बात कीजिएगा।
हमारी बहुत बड़ी डॉक्टर टीम है, वो आपको और भी चीज़ें अगर आप बात कर पाए, वहाँ तक अपनी बात रख पाए, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर जी जी अगर एक तो ना आपको आपको जो जो कंप्लेन हो रही है हमेशा उस पर ध्यान दीजिए, और डॉक्टर अगर ऐसा कह रहा है तो आप इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। जी जी जी। ओके मैम। थैंक यू सर। विश्वनाथ जी, एक बार आप अपनी रिपोर्ट्स करवाकर सारी, और फिर वो रिपोर्ट शेयर करिए अजमा मैम के साथ, या जिनके भी साथ आप आए हैं, या कंपनी में डॉक्टर पंकज जी से आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो आपको इन्फेक्शन या शिकायत हो रही है उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्रोडक्ट दिया जाएगा, और आपकी जो भी दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, उसका निस्तारण कर दिया जाएगा। आज के इस सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजमा मैम का। और डेफिनेटली एक ऐसा सेशन है जिसको मुझे तो खुद 2-3 बार देखना पड़ेगा, इसकी पीपीटी को पढ़ना पड़ेगा, तब चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। आपको आपकी क्षमता के हिसाब से, अगर आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि सब समझ गए एक बार, तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप समझे नहीं हैं और आप समझना चाहते हैं, तो 2 बार 3 बार 4 बार इस सेशन को अपनी क्षमता के हिसाब से जरूर देखिए, कहीं नोट डाउन करिए, समझिए, और इस ये जो वैल्यू लगातार आपको मिलती चली जा रही है, इनका फायदा उठाइए। थैंक यू सो मच एवरीवन। नमस्ते नेचर। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नए मॉर्निंग मंत्रा सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच। और अजमा मैम का सेशन अगर वास्तव में दिल से आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी क्लिक हुआ हो, समझ आया हो, तो एक बार जाकर ग्रुप पर जरूर धन्यवाद बोलिए। थैंक यू सो मच।